जादुई घड़ी। एक समय की बात है। पुणे शहर में दिगंबर नाम का एक उद्योगपति रहता था। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, धन दौलत इज्जत सब कुछ। लेकिन एक बात से वो और उसकी पत्नी लीला हमेशा परेशान रहते थे और उनकी परेशानियों का कारण उनका इकलौता सुपुत्र विराज था। एक दिन एक आदमी दिगंबर के घर आता है और कहता है, दिगंबर जी, मैं जानता हूँ कि आप इस शहर के बहुत नामी उद्योगपति हैं और आपने अपनी मेहनत से ये शोहरत और इज्जत कमाई है, परंतु आपका सुपुत्र आपका नाम मिट्टी में मिलाने के पीछे पड़ा हुआ है। अरे ऐसा क्या कर दिया है अब उसने? वो जब देखो मेरे बेटे को अपने साथ रोज लेकर जाता है और वहाँ पर उसे दारू और अन्य नशे करवाता है। मैं आपकी तरह अमीर आदमी नहीं हूँ। आपका बेटा खुद तो बिगड़ चुका है, अब वो मेरे बेटे को भी बिगाड़ने पर तुला हुआ है। अब आप ही बताइए, ऐसे में अब मैं क्या करूं? देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बेटे की इन हरकतों के वजह से। मैं बेबस हूँ, बहुत समझाने पर भी वो कुछ समझता नहीं है। अब तुम ही अपने बेटे को समझाओ, उसे मेरे बेटे से दूर रहने की सलाह दो। अगर वो मेरी बात सुनता तो आज मैं आपके पास नहीं आता। मेरा बेटा मेरी एक भी नहीं सुनता है। कृपा करके आप अपने सुपुत्र विराज को समझाइए कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। ये बात कहकर वो आदमी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दिगंबर परेशान होकर अपनी पत्नी लीला से सारी बात बता देता है। लीला, हमारा बेटा हमारा नाम बर्बाद करने में तुला है। वो खुद तो बिगड़ चुका है और दूसरों को भी बिगाड़ रहा है। तुम ही बताओ, अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विराज को कैसे समझाऊं। वो हर बार अपने पैसों का रोब दूसरों के सामने झाड़ता है। कभी किसी को अपशब्द कहता है तो कभी किसी को परेशान करता है। अब इसने सारी हदें पार कर ली है। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। हमें कोई ना कोई उपाय तो जरूर ढूंढना होगा जिससे वो सुधर जाए। ठीक है, अब मुझे ही कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। बस इन सब में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। यदि आपके फैसले से हमारा बेटा सुधर सकता है तो मैं आपका साथ अवश्य दूंगी। वे दोनों उसी वक्त अपने सुपुत्र विराज के पास जाते हैं। आज फिर तुम्हारे नाम की शिकायत आई है। तुमने तो ठान ही लिया है कि तुम हमारा सर झुका कर ही रहोगे, लेकिन हम भी तुम्हारे माता पिता हैं। अब से तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। ना तुम्हारे पास फोन रहेगा और ना ही कोई सुख सुविधा का लाभ उठा पाओगे। आप और मुझे कमरे में बंद रखोगे? ये नहीं हो सकता। आप मजाक कर रहे हो। मैं आपका इकलौता सुपुत्र हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसी वजह से तुम इतने बिगड़ चुके हो। तुमने हमारे लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। अब हमें हमारी गलती सुधारनी है। कुछ ही देर में दिगंबर अपने नौकरों से कहकर विराज के कमरे से सारा सामान निकलवा देते हैं। अब उस कमरे में ना ही पलंग थी और ना ही गद्दा। वो कमरा पूरा खाली था। वहाँ बस एक चटाई और एक मटका पानी का था। दिगंबर विराज को उस कमरे में बंद कर वहाँ से चला जाता है। हाँ हाँ, जाओ। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ समय की बात है। आप दोनों खुद मेरे पास आएंगे और मुझसे क्षमा मांगेंगे और मुझे वो सब वापस दे देंगे जो मुझसे छीन लिया है। आखिर मैं आपका इकलौता चिराग हूँ। लोग क्या सोचेंगे? इतना बड़ा आदमी है लेकिन अपने बेटे को कमरे में बंद कर रखा है। लोग हंसेंगे। विराज को लगा उसके माता पिता सिर्फ उसे डरने के लिए कमरे में बंद रखे हैं, लेकिन उसे क्या पता कि इस बार उसके माता पिता उसे सच में सजा दे रहे हैं। कुछ घंटों तक जब विराज के कमरे का दरवाजा किसी ने नहीं खोला, तब वो बहुत घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन उस रात किसी ने विराज के कमरे का दरवाजा नहीं खोला। दूसरी ओर उसके माता पिता अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके पास ये करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अगली सुबह लीला विराज के कमरे में जाती है और कहती है, ये लो नाश्ता कर लो। तुम्हारे पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं। माँ, मुझे ऐसे एक कमरे में बंद करके मत रखिए। मैं अब आपकी सारी बात सुनूंगा।
मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। मैं अब इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहती। अब तुम्हारे पिताजी ही तय करेंगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। अब तक हमारे लाड प्यार ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बिगाड़ा ही है। हमें क्या पता था कि हमारे लाड प्यार का तुम गलत फायदा उठाओगे। लीला विराज को नाश्ता देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दिगंबर अपने घर आ जाता है। वो लीला को पुकारता है। लीला, यहाँ आओ। मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे हमारे बेटे की सारी बुरी आदतें दूर हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे ऐसी कौन सी चीज आपके हाथ लग गई जिससे हमारा बेटा सुधर जाएगा? अरे तुम चलो तो मेरे साथ। हमें अभी विराज के कमरे में जाना होगा। एक रात में ही उसे अपनी नानी याद आ गई होगी। हम उसे जैसे कहेंगे वो वैसा ही करेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। दिगंबर और लीला उम्मीद के साथ अपने बेटे के पास जाते हैं। दिगंबर को देख विराज खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी सजा खत्म हो जाएगी। वो मन ही मन खुश हो जाता है। मैं जानता था पिताजी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ज्यादा दिन तक आप मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते हैं। आपने मुझे माफ कर दिया ना? माफ तो मैं तुम्हें तब करूंगा जब तुम हमारी बात मानोगे। तुमने हमसे जो मांगा हमने वो दिया, किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाया। पूरे शहर में तुम्हारे करतूत के वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ा। शराब, दारू, जुआ, ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो तुमने नहीं किया है। और तो और अपने साथ साथ तुम अपने दोस्तों को भी बिगाड़ रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके प्यार का गलत इस्तेमाल किया है। मैं सुधरने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक मौका दे दीजिए। हाँ, मौका तो तुम्हें अवश्य दूंगा। अब से तुम्हें रोज सुबह प्रातः काल उठकर व्यायाम करना होगा। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, इन सभी चीजों का पालन करना होगा। तुम्हें अपनी दिनचर्या इसी प्रकार रखनी होगी। दो देखा,
सही राह पर चलने से सबसे ज्यादा हमें ही फायदा होता है। अब वे तीन एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। कुछ महीने बाद विराज की शादी हो गई। अब वो अपने जीवन में सुखी और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा।